फैसला जब एनआरओ के ऊपर फैसला आता है तो बिल्कुल सबसे बड़ा जो है रुकावट गवर्नमेंट खुद उसको डिले टैक्टिक्स में पड़ जाती है उसमें। ठीक है, हम जवाब देते हैं। शर्मिला, आपने सुन ली है बातें लोगों की, लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है जो मालिक साहब ने भी किया, फिर उमर ने सेकंड किया है कि अगर वाकई इतने ज्यादा उनके खिलाफ शवाहिद है तो आपने उनको छोड़ क्यों दिया? दूसरी बात मुझे बताएगा कि जो अब रिपोर्ट आएगी स्टैंडिंग कमेटी की, वो आबिद शेर अली साहब के पास जाने के साथ साथ उधर वजीर आजम साहब के पास क्यों जाएगी? फरीहा, पहली बात तो मैं अब्दुल मालिक साहब की एक बात पे रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहूँगी कि मैं फ़ैसले नहीं सुना रही, ना मुझे फ़ैसले सुनाने का हक़ है, ना अब्दुल मालिक साहब को फ़ैसले सुनाने का हक़ है। फ़ैसले सुनाने का हक़ अदलिया के पास है। अगर शवाहिद हैं, सही हैं या गलत हैं, वो अदालत में पेश हैं। सज़ा या जज़ा सुनाना अदालत का काम है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का फ़ोन गया तो उनको रहा कर दिया गया। रहा किसने किया? सिंध हाई कोर्ट ने। क्या अब्दुल मालिक साहब का कहने का ये मकसद है कि जो आज एक आज़ाद अदलिया मौजूद है, जो एक जुडिशल एक्टिविज़म है, तो क्या ये हमारे मातहत काम कर रही है, या मतलब क्या सिंध हाई कोर्ट वज़ीर आज़म के मातहत काम कर रही है? क्या वज़ीर आज़म साहब ने सिंध हाई कोर्ट को कहा कि उनको छोड़ दिया जाए? तो ये तो एक कॉमन सेंस को बात समझ भी नहीं आती है। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर वो जो रिपोर्ट बनाती है HEC, वो आबिद शेर अली के साथ साथ अगर वज़ीर आज़म साहब को भी जाती है तो उसमें क्या बुराई है? Why not? It should go to him. After all, he's the chief executive of the country. आपको बताती हूँ उसमें बुराई क्या है, इसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले मालिक साहब से जवाब दूं। मोहम्मद मालिक साहब उनका नाम कंप्लीट बता दो। पहली बात तो ये है कि जी आपने मुझे मिसकोट किया है। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने अदलिया को कहा है, मैंने कहा आप लोगों ने बेल अपोज नहीं की। आपके जो से प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने बेल अपोज नहीं की, उस तरह से उनकी बेल हो गई। सो मैंने ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अदलिया को कहा है, मैंने कहा उन्होंने लेट मी फिनिश नाउ। मालिक साहब, मुझे ये नहीं पता कि बेल अपोज की कि नहीं की, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हमारा काम, लेकिन हमारा काम जेलों को भरना हरगिज नहीं है। जिस तरह मैंने पहले शुरुआत में कहा प्रोग्राम के कि हमारा काम किसी से इंतकामी कार्रवाई लेना नहीं। और अगर ये तासुर दिया जा रहा है या ये तासुर मिल रहा है किसी को कि हम इंतकामी कार्रवाई करें, हमारा काम ये नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब को 11 मुकदमा डाल दो और बेल अपोज करो और बेलें नहीं करो। ये जो आपने कहा हम जेलें भरना नहीं चाह रहे, क्यों? अगर मुजरिम हैं तो आप जेलों में डालें उनको, ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम सिर्फ जेलें भरनी। मैंने कहा कि इंतकामी कार्रवाई हम की वजह से नहीं लेना चाह रहे। अगर हमें इंतकामी कार्रवाई लेनी होती तो आज बहुत से लोग जिस वक्त बहुत सारी जगहों पे बैठे हुए वो जेलों में होते हैं, लेकिन हम इंतकामी कार्रवाई, हम बदले लेने नहीं आए फरीहा, हम यहाँ पर कुछ काम करना है। आप इसकी टाइमिंग को समझ रही है ना, आप इसकी टाइमिंग को समझ रहे हैं? मुझे तो आज की एग्जांपल देना चाहती हूं। आज इस चीज पे भी लेट मी गिव यू एग्जांपल फ्रॉम टुडे। आज जावेद लगारी साहब मुझसे इंटरव्यू से पुल आउट कर गए, कभी उन्होंने ऐसा माजी में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बात कर सकता मीडिया से। जावेद लगारी साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखें, बहुत अच्छी बात है अगर वो मीडिया से बात नहीं करे, वो उस वक्त एक बहुत अहम काम कर रहे हैं एंड देयर इज नो नीड फॉर स्पेक्यूलेशंस। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड अब्दुल मालिक साहब ने कही कि जी उनको बड़े अनसेरेमोनियसली सेनेट की सीट से रिजाइन किया गया। देखें, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपनी पर्सनल वजूहात की बिना पे सेनेट की सीट से रिजाइन किया, लेकिन अगर उन्होंने कोई खुसूसी बात अगर अब्दुल मालिक साहब को बताइए तो देन ही इज प्रिवी टू इट, आई एम नॉट। Let me do two things. First of all, with all due respect, it's Mohammed. So, but if you want to insist on changing my name, I don't have a problem with that. Mohammed Malik. I can live with a new name also. Mohammed Malik. I am sorry. I am sorry. Actually, I can't see you, and I'm just seeing a blank thing. It's all right. It's okay. It's all right. Mohammed Malik. Reception problem. दूसरा ये आप देखें, बात ये होती है कि अगर it was business as usual, तो फिर लगारी साहब को जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलने की जरूरत ना पड़ती। अगर एक रूटीन करप्शन केस होता, रूटीन होता, तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो बिहाइंड द सीन्स बैठ के। देखिए जी, वो HEC के चेयरमैन है, इसमें क्या हर्ज है अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं? देखिए, मैंने आपसे बहस तो नहीं करनी, मैं तो अपना एग्जांपल देना चाह रहा हूं। नहीं, लेट मी फिनिश मेरा
जाली डिग्रीज पर बात हो रही है। इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन करे हैं आबिद शेर अली साहब, MNA हैं PMLN के। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू आबिद साहब। थैंक यू जी। आबिद शेर अली साहब, कुछ बातें पहले, इससे पहले कि मैं मेन क्वेश्चन पे आऊं, मगर बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आप पे प्रेशर बहुत पड़ गया था इसलिए आप लंदन चले गए, क्या ऐसा ही हुआ था? इस पर कोई प्रेशर नहीं है, अल्लाह के फजल से ना ही कभी कोई प्रेशर होता है। तो ये बात जैसी एक ये कौमी फरीजा है और ये बहुत बड़ा मसला है जालसाजी का जो अभी आइडेंटिफाई हुआ। तो मैं अभी अपने मोहतरम कुलीग्स की बातें सुन रहा था, तो ये देखें जस्टिफिकेशन देना, जवाब बनाना, तो ये मेरा ख्याल है कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी अब ये इशू कैसे शुरू हो गया। क्या वो पार्लियामान, क्या वो अरकान असेंबली जो लोगों का इत्मीनान हासिल करके असेंबलियों की जीनत बनते हैं, जिन्होंने लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनानी है, जिन्होंने एजुकेशन की जो बजटिंग है उसमें हिस्सा लेना है, क्या आप उन लोगों से तवक्को करते हैं कि वही उन अदारों का मुआशी कत्ल करके असेंबलियों की जीनत बनेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये मॉरल ग्राउंड पे जिन लोगों ने ये इकदाम किए हैं, ये कौम के साथ धोखाधड़ी है, कौम के साथ आबिद, इसमें एक और जो डेवलपमेंट हुई है कि अब जो रिपोर्ट आएगी HEC की वो आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगी, वो वजीर आजम साहब के पास भी आएगी, इससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, ये हमारी जो कमेटीज हैं ये पूरी एम्पावर्ड होती हैं और इससे रिपोर्ट्स का, देखिए बात रिपोर्ट की नहीं है, बात आइडेंटिटी, ये तो एक ओपन सीक्रेट है, ये तो छुपाने वाली बात ही नहीं है। ये पूरी दुनिया को, पूरी कौम को मालूम है किसने क्या किया है। लेकिन ये मुझे बड़ा अफसोस है कि जो हुकूमत का रवैया रहा है, सिंध हुकूमत का, सिंध यूनिवर्सिटी के हवाले से, फिर HEC चेयरमैन को डराना धमकाना और जुल्फार मिर्जा साहब की तरफ से उनको थ्रेट कॉल, यानी कि आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा, आपकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा, आपके भाइयों पर केसेस किए जाएंगे। ये मुझे उन्होंने खुद बताया कि जी ये मेरे पे इतना इन्होंने डायरेक्टली मुझे थ्रेट किया है। तो वो ये HEC के आप कह रहे हैं, क्या आप मेरी बात सुन लें, क्या ये हुकूमत को देख देता है कि एक कौम की फरीजा हम अदा कर रहे हैं, हम वो काम करने जा रहे हैं कि जिससे पार्लियामेंट की बेहतरी होगी, हमारी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा और हमारी तालीमी अदारों का वकार बुलंद होगा। तो मैं तो अच्छा आबिद, आप हमारे साथ ऑन होल्ड ही रहें क्योंकि हम आपके साथ बीच में कमेंट्स लेते रहेंगे। उमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हैंडल करें इस मामले को? देखिए फिर मैं तो सबसे पहले समझता हूँ कि जो आप पहले कहते हैं कि इतना अरसा आखिर क्यों लगा और अब ही क्यों, तो मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों ने जो पहले दिन ही जो ऐलान बुरबन के अंदर जो कौम से वादा किया था अगर वो पूरा हो जाता तो ये फेक डिग्रीज का और NRO का मामला जो है बहुत पहले तय हो जाता। अब गुजारिश है कि आप ये देखें कि फेक जो डिग्रीज है इनका जो इम्पैक्ट अब पड़ रहा है, और क्योंकि ये तारीख में पाकिस्तान की कम से कम इलेक्शन की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि किसी पार्लियामेंट के अंदर इतनी भारी तादाद के अंदर जो है बाई इलेक्शन आगे आ रहे हैं और सिर्फ उनकी बुनियाद क्या है कि फेक डिग्रीज, यानी कि जाल साजी के जरिए एक ओथ जो है जो जिसके ऊपर आप कौम को आपने एतमाद में लिया उसके ऊपर अगर आप धोखा देते हैं तो इसके अंदर कानून के अंदर सजा भी मौजूद है। लेकिन अभी तक एक भी किसी जाली डिग्री होल्डर को अभी तक जो है कोई ना सजा सुनाई गई है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, बल्कि ऐसे भी देखने में आया कि कुछ पार्टीज ने दोबारा उन्हीं लोगों को, उन्हीं के खानदान के लोगों को दोबारा डिग्रीज भी दी जा रही हैं। अब फरिया इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी